गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं? लास्ट हमने पढ़ा था एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट में कुछ पोर्शन कर चुके हैं हम ऑलरेडी। वो था केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। एस ब्लॉक एलिमेंट्स ये हमारा चल रहा था। तो एस ब्लॉक एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हमारी चल रही थी वो थी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, जो हम लोग बाइंड अप कर चुके थे। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे डायगोनल रिलेशनशिप, वो भी मैंने आपका खत्म कर दिया था। क्लियर है कि नहीं? आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले एनामोलस बिहेवियर। ठीक है, फालतू का पोर्शन है, 5 मिनट 2 मिनट का है, लेकिन पढ़ाना पड़ता है, टाइम लगता है 15-20 मिनट। एनामोलस बिहेवियर, उसके बाद फिर पढ़ेंगे इनके कुछ कंपाउंड्स। ठीक है, तो सबसे पहला काम है हमारा आज का, वो है एनामोलस बिहेवियर ऑफ लिथियम। पहले हम लोग लेते हैं लिथियम का एनामोलस बिहेव। क्लियर? लिथियम का एनामोलस बिहेव मतलब अलग बिहेव होता है अपने ग्रुप के साथ। तो लिथियम शो सम डिसिमिलरिटीज विद फर्स्ट ए ग्रुप मेंबर्स। फर्स्ट ए ग्रुप के बाकी के मेंबर्स के साथ लिथियम क्या होता है, प्रॉपर्टीज में डिसिमिलरिटीज शो करता है। और इसी को ही बोलते हैं हम लोग एनामोलस नेचर। इसी को ही एनामोलस नेचर का मतलब अलग प्रॉपर्टी, असमानता बोलते हैं। ऐसा क्यों? तो रीजन है ड्यू टू, पहला लॉजिक है स्मॉल साइज। साइज छोटा होता है इसका। दूसरा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा होती है। पहला है स्मॉल साइज, छोटे साइज के कारण। दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है। ये दो मेन लॉजिक है एनामोलस नेचर के। तीसरा एक और लॉजिक आप चाहो तो चिपका सकते हो, जरूरत नहीं है। आईपी का वैल्यू भी ज्यादा होता है। तो ये तीन लॉजिक हैं जिसके कारण लिथियम अपने ग्रुप के अदर मेंबर्स के साथ डिसिमिलरिटीज शो करता है। हाँ या ना? कोई दिक्कत है तो बोल दो। नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम इसके बाद। तो अब क्या है, कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं या कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो लिथियम अलग शो करता है? तो लिथियम फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड्स वाइल, जबकि इसके खानदान के मतलब फर्स्ट ग्रुप के, वाइल अदर मेंबर्स किसके? फर्स्ट ग्रुप के शो आयोनिक कंपाउंड। शो मींस फॉर्म आयोनिक कंपाउंड। लिथियम कोवलेंट कंपाउंड बनाएगा, बाकी के और जो हैं वो आयोनिक कंपाउंड बनाएंगे। क्लियर हो गया? दूसरा पॉइंट, लिथियम विद ऑक्सीजन जब रिएक्शन करता है तो लिथियम ऑक्साइड बनता है। ऑक्साइड ओनली, मैंने ऐसे लिख दिया। अदर मेंबर्स फॉर्म परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड्स, यहां पर ऑल्सो अदर मेंबर्स ऑल्सो फॉर्म परऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड्स। ठीक है, ये एक डिफरेंस है, मतलब रिएक्टिविटी वाली बात। लिथियम का केवल ऑक्साइड बनेगा, बाकी लोग परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड भी बनाएंगे। और देखो, लिथियम रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन डायरेक्टली, others not,
लिथियम नाइट्रोजन के साथ डायरेक्ट रिएक्शन करेगा, बाकी और नहीं करते, बाकी और नाइट्रोजन से रिएक्शन नहीं करते। तो ये भी कुछ अलग प्रॉपर्टी है। लिथियम हाइड्रोक्साइड इक्वल टू वीक बेस है। अदर हाइड्रोक्साइड्स इस खानदान के वो स्ट्रॉन्ग बेस है। क्लियर हो गया? लिथियम कार्बोनेट, लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इक्वल टू अनस्टेबल है, या फिर आप अनस्टेबल के बजाय लेस स्टेबल लिखो, ज्यादा अच्छी क्वालिटी मेंटेन होएगी। इक्वल टू लेस स्टेबल है। अदर्स, अदर मतलब बाकी के, वो सब स्टेबल है। इसी बात को ऐसा लिख सकते हैं, लिथियम कार्बोनेट का थर्मल डिकम्पोजिशन गर्म करोगे तो Li2O और CO2 निकल जाता है। थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाएगा। अदर मेंबर्स कार्बोनेट नॉट डिकम्पोज। अदर मेंबर्स के जो कार्बोनेट है उनका डिकम्पोजिशन नहीं होता। कमेंट देते रहना भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बोल दो। नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग, कार्बोनेट हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया, रिएक्शन लिथियम क्लोराइड इक्वल टू वीक एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्ट है। अदर हेलाइड्स, अदर मींस अदर मेंबर हेलाइड्स, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। बाकी के जो मेंबर्स के हेलाइड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट होंगे। क्लियर हो गया बच्चों? जैसे लिथियम सल्फेट हाईली सॉल्युबल होता है इन वाटर, अदर मेंबर सल्फेट्स सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस टॉप टू बॉटम। मतलब बाकी के मेंबर्स के जो सल्फेट हैं ये बहुत कम सॉल्युबल होते चले जाते हैं। क्लियर हो गया? लिथियम burn, not burn in air, not burn in air, while other metals, मतलब फर्स्ट ए ग्रुप की बात हो रही है तो बार बार बताने की जरूरत नहीं, छोटे बच्चे नहीं हो। अदर मेटल्स बर्न इन एयर, बाकी के मेटल्स एयर में बर्न हो जाते हैं। क्लियर हो गया? कोई डाउट है तो बोलो। इसके बाद अगला पॉइंट आता है आपका, लिथियम वाटर से बॉयल होते हुए या हॉट वाटर से रिएक्ट करता है, ऐसे लिख देता हूं। लिथियम नॉट रिएक्ट्स विद cold water
reacts with hot water. लिथियम ठंडे पानी से रिएक्शन नहीं करता, गर्म से ही करता है. अदर मेंबर्स can react with cold water also. इसका मतलब हॉट से तो करेंगे, जब ठंडे से कर रहे हैं तो गर्म से तो करेंगे ही ना, कॉमन सेंस की बात है. तो अदर मेंबर्स क्या होंगे, गर्म पानी से रिएक्शन करते हैं, लेकिन ठंडे से भी मजे से गाना गा लेते हैं, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए. तनिक जल्दी से बोलिएगा, क्या हालचाल है आप लोगों के, ठीक है. लिथियम जो होता है इज इक्वल टू हार्ड है, ठीक है ना. सो कांट कट बाय नाइफ इजीली, while other members is equal to soft है, cut by knife easily. अदर मेंबर्स सॉफ्ट होते हैं तो वो कट बाय नाइफ इजीली, ये है आपकी बात. तो ये भी एक डिफरेंस हुआ. ऐसे बहुत से डिफरेंस है, काम काम के मैंने 8-10 डिफरेंस तो मिनिमम लिख दिए, ज्यादा ही लिख दिए. आपको तो एग्जाम में 3-4-5 चिपकाने होते हैं, आता है तो क्वेश्चन आता है, मतलब कंपटीशन में भी 4 ऑप्शन है तो मैच कर जाते हैं इन चारों में से, इनमें से ही कोई भी. और एकेडमिक में क्वेश्चन आता है, लिथियम अपने ग्रुप मेंबर से एनामोलस बिहेव शो करता है, एक्सप्लेन करो. मैक्सिमम 1 या 2 मार्क का आता है, तो 4 पॉइंट से ज्यादा तो कभी आपको देने नहीं है, 2 मार्क्स का भी आएगा तो. और 1 मार्क में तो कोई ज्ञान देना ही नहीं है आपको, ठीक है. बाकी 1-2 पॉइंट और चाहो तो बढ़ा सकते हो आप, कोई भी बुक रीड करोगे 1-8 पॉइंट कम या ज्यादा ही मिलेगा आपको. कहीं मैंने ज्यादा लिखा है, कोई पॉइंट उन्होंने लिख दिया होगा. खत्म हो गया तो कमेंट दो, नहीं तो आगे बोलो, फटाफट अपना रिव्यू दो. लिथियम को फर्स्ट डे में क्यों रखा है, तो बबुआ लिथियम ऐसा नहीं कि सब कुछ अलग शो करता है, कॉन्फ़िगरेशन है, ऑक्सीडेशन नंबर है, बहुत सी और प्रॉपर्टी हैं, वो सब तो मैच करती है ना. ऐसा थोड़ी है कि प्योरली अलग ही है. एक्चुअली क्या होता है कि लिथियम अपने ग्रुप से कुछ सिमिलरिटी शो करता है तो कुछ डिसिमिलरिटी भी शो करता है. और सिमिलरिटी शो करता है बिकॉज कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह वगैरह उन प्रॉपर्टीज के रीजन से. डिसिमिलरिटी शो करता है, वो क्यों, तो डिसिमिलरिटी शो करने का रीजन क्या है, तो डिसिमिलरिटी शो करने का रीजन है अपने ग्रुप के जो दूसरे मेंबर हैं, सॉरी साइज छोटा है इसलिए, जो हमने पढ़ा अभी. क्लियर. अगला है एनामोलस बिहेव ऑफ बेरिलियम. बेरिलियम का भी देखो, अब यहां मैं टाइम पास नहीं करूंगा, बेरिलियम का भी सेम कैरेक्टरिस्टिक आएगा जो लिथियम का है ना, वो ही बेरिलियम का होगा. तो वहां आपको टेंशन नहीं लेनी, सब प्रॉपर्टीज लगभग लगभग सेम है. तो मैं पॉइंट टू पॉइंट बोल देता हूं, मैं यहां पर आपको पॉइंट टू पॉइंट लिख देता हूं. ड्यू टू वो सेम स्मॉल साइज, ड्यू टू स्मॉल साइज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, आईपी ज्यादा होगा. क्यों है एनामोलस नेचर, वही सेम, पूंगी बजानी है, टाइम पास हो रहा है, ठीक है ना, इसके कारण.
ठीक है, क्या? जैसे ऑक्साइड फॉर्म, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड नॉट। ऑक्साइड फॉर्म तो करेगा लेकिन परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड नहीं करेगा। बाकी मेंबर्स क्या करते हैं? सुपर ऑक्साइड और परऑक्साइड भी बना लेते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बोलो। अब अगला केस, रिएक्ट विद नाइट्रोजन, बाकी के मेंबर नहीं बनाते। कार्बोनेट, तो मैं पॉइंट टू पॉइंट ऐसे लिख रहा हूं, एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट्स अनस्टेबल है इसके। इसका मतलब बाकी लोगों के कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट स्टेबल है। हाँ या ना? कोई डाउट है तो बोल दो। हार्ड है, सो कांट कट बाय नाइफ, इसको चाकू से नहीं काट सकते। क्लियर है कि नहीं? बोलो। बेरिलियम सल्फेट हाईली सॉल्युबल इन वाटर, बाकी के सल्फेट कंपेयर में कम सॉल्युबल होंगे। कॉमन सेंस है, ये हार्ड है, बाकी लोग सॉफ्ट है कंपैरेटिवली। कोई दिक्कत है तो बोल दो। फ्लेम टेस्ट जैसे है, ये नहीं देता, बाकी मेंबर्स फ्लेम टेस्ट दे देते हैं। क्लियर हो गया? कोवलेंट कंपाउंड बनाता है, बाकी मेंबर्स आयोनिक बना लेते हैं। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इजकल टू एम्फोटेरिक नेचर का है। बेरिलियम ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक है, ध्यान रखना। क्लियर हो गया? ये कुछ मेन मेन पॉइंट्स मैंने लिख दिए, मतलब बाकी सारे पॉइंट सेम है, एक ही पॉइंट यहां लगाया, दो पॉइंट डिफरेंस हुए बस। पहला, नेचर वहां वीक बेस था, ये एम्फोटेरिक है, पहला पॉइंट। लिथियम वाले ही सारे पॉइंट आपको चिपका देने हैं बच्चों, टाइम पास नहीं करना है। रिपीट कर रहा हूं, ढंग से सुन लो, बाकी सब जगह सेम है। ठीक है ना? फ्लेम टेस्ट वाला पॉइंट है, लिथियम देता फ्लेम टेस्ट, बेरिलियम नहीं देता। दूसरा, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक है, लिथियम हाइड्रोक्साइड या लिथियम ऑक्साइड वो है वीक बेस, ये डिफरेंस है। क्लियर हो गया? बाकी ये भी कम रिएक्शन करेगा, ये क्या होगा, वो गर्म पानी से रिएक्शन करता है, ये वाटर के वेपर से रिएक्शन करता है, ये एक डिफरेंस है। रिएक्ट विद वाटर वेपर्स ओनली, गर्म पानी से भी नहीं करता, उबलते पानी से रिएक्शन करेगा। ये मेन मेन कुछ डिफरेंस मैंने आपको यहां पर लिख दिए। आई थिंक आपको आ गया होगा समझ में। चाहता तो मैं बोल के काम चला लेता कि ये कर लो, बट ठीक है कि भाई आप लोगों के पास नोट्स भी बन जाए थोड़े थोड़े ढंग से। अब एनसीईआरटी या कोई भी बुक रीड करोगे तो सारे पॉइंट एकदम आपको क्लियर हो जाएंगे। अगला है एनामोलस नेचर ऑफ एमजी। मैग्नीशियम जो है वो भी बेरिलियम की तरह ही एनामोलस बिहेव शो करता है, सेम। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं फर्स्ट ए में लिथियम अपने खानदान से डिसिमिलरिटी शो करता है, और सेकंड ए में बेरिलियम और मैग्नीशियम दोनों शो करते हैं। ठीक है? ड्यू टू वही सेम, पहला है स्मॉल साइज, दूसरा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तीसरा है आईपी ज्यादा होता है। ये तीन पॉइंट है यहां पर। साइज छोटा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, आईपी ज्यादा होगा। लॉजिक सबका सेम है। देखो,
ऑक्साइड, सेम रामायण है, ऑक्साइड बनाएंगे, अब और छोटा लिख देता हूं, ऑक्साइड ओनली। परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड्स ये भी नहीं बनाते, तो लिथियम के साथ तो नेचर मैच हो रही है, तो यहां पर आप चाहो तो बेरिलियम और मैग्नीशियम को एक साथ कर दो, एक दो पॉइंट ही अलग होते हैं। रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन, बाकी के मेंबर नहीं करते, इसके नीचे वाले कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट्स, ये क्या है, लेस स्टेबल है, यहां तो अनस्टेबल लिखा है, यहां लेस स्टेबल है, लिथियम के जैसे हार्ड है, कांट कट बाय नाइफ, इजीली, चाकू से इनको इजीली नहीं काट सकते, हाँ है ना। मैग्नीशियम सल्फेट soluble in water, others less soluble है। मैग्नीशियम सल्फेट पानी में soluble हो जाता है अच्छा खासा, बाकी के मेंबर्स कम soluble होते हैं। अगला है हमारा फ्लेम टेस्ट, नहीं देता, ये भी मैग्नीशियम भी बेरिलियम जैसे फ्लेम कलर नहीं देता, फ्लेम टेस्ट नहीं देता। कंपाउंड बनाएगा, कोवलेंट कंपाउंड बनाएगा, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये जो है आपके, ये होते हैं आपके वीक बेस। मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो वीक बेस होते हैं। क्लियर हो गया? कुछ दिक्कत है तो बोल दो, आया कि नहीं आया समझ में, जल्दी से बोलो। रिएक्ट विद हॉट वाटर, मैंने सारे सीरियल से लिख दिए, विद हॉट वाटर, तो अगर देखो तो लिथियम वाले ही पॉइंट यहां चिपक गए, सारे के सारे लिथियम के पॉइंट है, केवल फ्लेम टेस्ट अलग है, यहां पर लिथियम देता, ये नहीं देता। यहां से थोड़ा सा डिफरेंस है, बेसिक नेचर और एम्फोटेरिक नेचर वाला, ठीक है ना, और वाटर वेपर्स और वहां गर्म पानी है, और ये इतना तो चलता है, अनस्टेबल लेस स्टेबल लिख दे तो इतना कोई इश्यू नहीं बनता। चलो फटाफट मेजर पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, बाकी लिथियम वाले जो पॉइंट है यहां कम लिखे हैं ना, तो वो सेम एज इट इज लगा लेना, जल्दी से बोल दो। हो गया क्लियर? वेरी गुड, मिटा देता हूं मैं। आगे पढ़ते हैं हम लोग, हमने देखो एनामोलस नेचर भी पढ़ ली, डायगोनल भी पढ़ लिया, मतलब ये थियोरेटिकल पोर्शन था जो थोड़ा एक जैसा रिपीट होता रहता है, बट क्या करें, पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। अब आप रिवाइज आप बार बार मत करना, एक बार इसकी थ्योरी कर लेना, आपको याद होगा, कोई भी 4 पॉइंट है चिपका डालना कुछ भी, ठीक है ना, स्कूल में तो
कंपटीशन में तो ऑप्शंस देख के आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये है कि नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं, वो है डायमर फॉर्मेशन। इनमें क्या होता है, डायमर बन जाते हैं, ठीक है ना, तो वो भी देख लेते हैं और कंपाउंड वाली बात करते हैं। तो पहले हम लोग ले लेते हैं, एक काम करते हैं, कंपाउंड्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं अब हम। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपाउंड्स। तो कंपाउंड में सबसे पहला है आपका, वो है NaCl। ध्यान रखना, NaCl का, सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस, यहां से मैं चालू करता हूं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो NaCl अगर मान लो मॉल्टन है, तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो क्या होगा, Na+ बनेगा, साथ में Cl- बनेगा। ये क्या है, आपका लिक्विड है और ये भी लिक्विड है। ये आयन अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे तो ये आएगा कैथोड पर और ये आएगा आपका एनोड पर। तो यहां पर ये सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और सोडियम सॉलिड में बदल जाएगा, जबकि ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, बैलेंस आप कर लोगे और क्लोरीन गैस बनाएगा। गैस है, निकल जाएगी और ये सॉलिड है तो ये इलेक्ट्रोड पर आ जाएगा। तो कंक्लूजन क्या निकला, NaCl मॉल्टन का जब इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो सोडियम और क्लोरीन मिलता है। हाँ या ना, कोई डाउट है तो बोल दो। लेकिन अब हम बात करते हैं NaCl एक्वस की। NaCl एक्वस का जब इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो ऊपर में पानी नहीं है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, नीचे वाले में पानी है। तो अगर हम कम अकल से सोचें तो ये बन रहा है, देखो फिजिकल स्टेट वहां लिक्विड है, या एक्वस लिखा है क्योंकि पानी के अंदर है। अब क्या होता है कि हम लोग जनरली इतना ही करके छोड़ देते हैं, जो थोड़ा गलत है। अब आप पैरेलल में एक बात ध्यान रखना, ये ट्रिक आपको बता रहा हूं मैं। यहां पर क्या है, H और OH दोनों है, क्लियर। तो ये भी है, पानी है, तो ये दोनों आयन भी है, ढंग से समझना। अब ये पॉजिटिव आयन है तो ये कहां जाएंगे, कैथोड पर। ये नेगेटिव आयन है तो कहां जाएंगे, एनोड पर। क्लियर हो गया। अब कैथोड पर जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन लेंगे सबसे पहले। अब सबसे पहली बात है कि इन दोनों में से कौन इलेक्ट्रोड पर जाएगा और कौन नहीं जाएगा, क्योंकि किसी एक को ही जाना पड़ेगा। तो एक सीधा सा ट्रिक मैं बता रहा हूं, लिख देता हूं भी। जो ज्यादा रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव, विल मूव इन सॉल्यूशन। ज्यादा रिएक्टिव जो है वो सॉल्यूशन में मूव होगा, जबकि कम रिएक्टिव जो होता है वो इलेक्ट्रोड पर चला जाएगा। तो मैं यहां लिख रहा हूं नोट डाल के, मोर रिएक्टिव will move in solution while less reactive will discharge at electrode। ठीक है ना, या डिस्चार्ज हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, कुछ भी बोल दो आप। अब रिएक्टिविटी
वैसे तो आप पढ़ चुके हो ऑफ एनायंस, यहां पर नई चीज मैं आपको बता रहा हूं। एनायंस का मतलब नेगेटिव आयन की रिएक्टिविटी देख रहे हैं हम लोग बच्चों, ठीक है। पॉजिटिव की मेटल्स की रिएक्टिविटी तो आप 8th से पढ़ते आ रहे हो, रिएक्टिविटी सीरीज, तो थोड़ा बहुत ज्ञान होता है। सोडियम पोटेशियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव और कम रिएक्टिव वाला फंडा। तो एनायन का मतलब नेगेटिव आयन की रिएक्टिविटी में यहां बता देता हूं आपको, जैसे कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं। ये है आपका, तो रिएक्टिविटी का सीधा फंडा आप याद कैसे करोगे? मोर एटम्स इज इक्वल टू मोर रिएक्टिव। ज्यादा एटम है तो ज्यादा रिएक्टिव होगा, कम एटम है तो कम रिएक्टिव होगा। चेक कर लो, टोटल एटम 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। ये कोई कंसेप्ट नहीं है, अपना ट्रिक है, लेकिन लगेगा सब जगह आपको, आपका काम खत्म हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखना, कहीं लॉजिक मत बना देना इसका, ये ट्रिक है। तो कंसेप्ट क्या है? ज्यादा रिएक्टिव इज इक्वल टू मोर रिएक्टिव, सॉरी, मोर आयन विल इज इक्वल टू मोर रिएक्टिव, लेस आयन इज इक्वल टू लेस रिएक्टिव। कोई दिक्कत है तो बोल दो। नेक्स्ट, तो यहां पर इन दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है? ये आपका एक ट्रिक हो गया। इन दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है? तो आंसर है सोडियम इज मोर रिएक्टिव, सबको पता है। तो सोडियम तो गया सॉल्यूशन में, देखो, और कम रिएक्टिव है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन यहां से डिस्चार्ज हो जाएगा, यह हाइड्रोजन गैस निकल गई। बैलेंस तो बच्चों वाला है। इस दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है? तो ज्यादा एटम इज इक्वल टू ज्यादा रिएक्टिव। OH में एटम ज्यादा है तो ये ज्यादा रिएक्टिव होगा। मोर एटम इज इक्वल टू मोर रिएक्टिव, तो ये ज्यादा एटम होने के कारण ज्यादा रिएक्टिव है, और ये कम एटम होने के कारण कम रिएक्टिव। ठीक है ना? तो मोर रिएक्टिव जाएगा सॉल्यूशन में, यहां ये ज्यादा रिएक्टिव था, ये गया सॉल्यूशन में। यहां ये ज्यादा रिएक्टिव है तो ये गया सॉल्यूशन में, और कम रिएक्टिव डिस्चार्ज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन निकाल के। ये इलेक्ट्रॉन ही तो यहां पहुंचते हैं, और सॉल्यूशन कैसा बन गया? तो आंसर है NaOH भी बनेगा, मतलब बेसिक सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूशन की नेचर कैसी हो गई? बेसिक, pH 7 से ऊपर हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? कोई दिक्कत है तो बोलो। तो अब एक चीज देखो, एक्वा सॉल्यूशन से एस ब्लॉक मेटल्स को हम लोग ऑब्टेन नहीं करा सकते, मॉल्टन से तो करा सकते हैं। तो यहां मैं क्या लिख रहा हूं? नोट, एस ब्लॉक मेटल्स can't be obtained from aqueous solution of their salts। सॉल्ट के जो एक्वा सॉल्यूशन है इनको ऑब्टेन नहीं करा सकते। लॉजिक क्या है? ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी, इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होने के कारण। आया कि नहीं आया समझ में? बोलो, कोई दिक्कत है तो। ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी, क्लियर हो गया? मॉल्टन से करा सकते हैं बट एक्वा सॉल्यूशन से नहीं। क्वेश्चन अगर दे दूं CaCl2 है एक्वा सॉल्यूशन, उसका इलेक्ट्रोलिसिस कराओ आप, चलो करके देखो, पता चल जाएगा आपको कितना समझ में आया और कितना नहीं आया। ये आप करो।
फटाफट। फिर CaCl2 मॉल्टन है, उसका भी कर लो, तो थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। जल्दी से करके दिखाओ बच्चों मेरे को, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं आप लोगों को, जल्दी करो। हो गया भाई? डन। चलो, यहां क्या बनेगा, Ca+2 और Cl नेगेटिव, एक्वस है, एक्वस है, पानी भी है साथ में, पी लेना बैठ के। दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव है कैल्शियम, ज्यादा रिएक्टिव है OH, तो यहाँ हाइड्रोजन गैस निकलेगी और यहाँ पर क्लोरीन गैस निकलेगी। वो तुम जानो, कैथोड एनोड, ठीक है ना, कैथोड है और ये एनोड है। साथ में लाइम वाटर भी बनेगा, मतलब मीडियम हो गया बेसिक। क्लियर हो गया बच्चों? नीचे वाला देखो, यहां इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो Ca+2 है लिक्विड और Cl नेगेटिव है लिक्विड। ये कैथोड पर जाएगा, ये एनोड पर आएगा, यहां Ca बनेगा और यहां Cl2 बनेगा। ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत है तो बोल दो। सही है आपका आंसर कि नहीं, फटाफट बताओ। नो दिक्कत, वेरी गुड। तो इसकी बजाय तो लिख दिया कर दिक्कत न थी ना, आधा हिंदी आधा गुजराती आधा इंग्लिश, सारी लैंग्वेज लिख देते हो। चलो, देखते हैं अपन लोग। अब एक चीज हो गई, यहां से NaCl का एक्वस सॉल्यूशन क्या काम आ रहा है, यूज टू प्रिपेयर, क्या क्या प्रिपेयर करने में काम आ रहा है, हाइड्रोजन, ध्यान रखना, क्लोरीन और NaOH, NaOH भी बनाने में काम आ रहा है। और इस सेल को कहते हैं, सेल इज कॉल्ड, मतलब प्रोसेस का नाम क्या है, जो सेल में या जिस जगह पे ये रिएक्शन होती है वो कहलाता है कैस्टनर केल्नर सेल। तो रिएक्शन इन कैस्टनर केल्नर सेल, ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये ज्ञान दिया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया बच्चों कैस्टनर केल्नर सेल।
हाँ या ना, कोई दिक्कत? तो ये जो प्रोसेस हमने किया ना ये, और क्या क्या गैसें निकल रही है, कौन से इलेक्ट्रोड पर कौन सी गैस निकलेगी, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला। अब ऐसा नहीं कि NaCl के लिए जितना भी ये सारा प्रोसेस है इसी सेल में होता है। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बोल दो। अगला है, अब हम बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रिपरेशन। इनको कैसे प्रिपेयर करें, प्रोसेस का नाम बताएगा कोई आप में से? तो आंसर है सॉल्वेज प्रोसेस। नाम सुना सुना सा लगता है, कहीं तो पढ़ा है, हाँ या ना? तो इस प्रोसेस का नाम क्या होगा? सॉल्वेज प्रोसेस। सोचो इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, जल्दी से बताओ। बताएगा कोई? जल्दी बोलो। ये तो आपने 9th-10th में पढ़ा हुआ है, तो दिमाग पे जोर डालो भाई। कोई कमेंट नहीं आया भाई, मेरे को ही करवाना पड़ेगा। चलो देखो भाई, देखो इस प्रोसेस में क्या होता है। सबसे पहले अमोनिया, CO2, H2O, ये सब मिलते हैं। ये जब मिलते हैं, इनकी रिएक्शन करवाते हैं गरम, प्रोसेस गरम करते हुए, तो पहले स्टेप में बनता है अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये कहां से बना? तो यहां से। देखो इसको मैं, ये आपको इतना ही ज्ञान रखना है, ये तो मैं आपको समझा रहा हूं। ये है H2CO3, जिसको मैं ऐसे मान सकता हूं H+ और HCO3, समझने के लिए, जैसे बच्चे को इजीली समझ में आ जाए, हाँ या ना? और ये क्या है? अमोनिया। इस H+ के साथ आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा वाला गाना गाएगा। अब बताओ बन गया? ये कैसे बना के नहीं बना? रिएक्शन होती है हैवी टेम्परेचर 1000 डिग्री के आसपास, तो अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। जो बेसिक मीडियम जो होता है NaOH, ठीक है ना, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करता है, और बेसिक मीडियम में रिएक्शन करके बाद में ये इंटरमीडिएट है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में बदल जाता है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं, सॉल्वे प्रोसेस रिपीट कर देता हूं। पहले ये रिएक्शन करते हैं, तो इसका मतलब ये बन जाता है। ठीक है, अब ये जो कंपाउंड बने, तो ये कंपाउंड यहां पर NaOH से रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना डालते हैं। अब ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब हो गया आपका सॉल्वे प्रोसेस का एक इंपॉर्टेंट स्टेप खत्म। मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट बन चुका है। सॉल्वे प्रोसेस ये भी है, यहां तक भी बनाओगे तब भी सॉल्वे प्रोसेस है। अब अगले स्टेप में क्या होता है? ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है,
ये रिएक्शन करता है, वही प्रोसेस चल रहा, उस प्रोसेस में कंटिन्यूअस। इनके साथ जब गर्म करोगे तो क्या होगा? तो यहां बनेगा सोडियम कार्बोनेट बन जाता है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है ना, ये कार्बोनेट बैलेंस करोगे तो यहां से क्या होगा कि ये सब साइड प्रोडक्ट निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये बैलेंसिंग करते रहना। Na2, मतलब अब आप कहोगे कि सर इसको कहां डालें, तो रुको देखो, Na2CO3, तो बचा क्या, एक CO3H2, तो H2 और CO2 ये तो साइड प्रोडक्ट वापस निकल जाएंगे, तो मीडियम है, तो यहां पर वापस से CO2 और H2O निकलता रहता है, हमें तो इससे मतलब है। तो हम डायरेक्ट ये भी कह सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करोगे डायरेक्टली तब भी ये बन जाता है, बट क्योंकि यहाँ प्रोसेस कंटिन्यूअस है तो ऐसा तो है नहीं कि इनको निकाल के फेंक दिया हमने, तो ये यहाँ पर माहौल बना के रखते हैं। अब बोलो कोई दिक्कत? तो ये था पॉइंट टू पॉइंट सॉल्वे प्रोसेस। आप बुक से एक बार रीड कर लेना, आपको बिल्कुल फिट हो जाएगा। जल्दी कमेंट दे दो भाई। अब एक बात और ध्यान रख सकते हो कि यहां पर आप चाहो तो NaCl भी ले लो, ऐसा नहीं कि हमें सोडियम सॉल्ट लेना होता है, तो ये या ये आपको कुछ भी चलेगा। ठीक है ना, ये दोनों कारण है कि बस केवल ये तो इंटरचेंज कराने में काम आ रहा है, रिप्लेसमेंट वाला केस है, बाकी और कोई इसका ज्ञान नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो अब कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सॉल्वे प्रोसेस में क्या इन्वॉल्व होता है और क्या इन्वॉल्व नहीं होता। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या बनता है, क्वेश्चन ऐसा दे दिया, सॉल्वे प्रोसेस में क्या बनता है, तो ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, चौथा ऑप्शन होगा वो नहीं बनेगा। जनरली ऐसा ही मिलता है आपको। सॉल्वे प्रोसेस में क्या डालते हैं, तो सॉल्वे प्रोसेस में ये डलेगा, ये डलेगा, ये डलेगा, साथ में इनमें से कोई एक एनी वन ऑप्शन दे रखा होगा वो डाल देना, बाकी का और किसी से कोई मतलब नहीं है, मोह माया है बाकी सब। कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। ठीक है, कोई दिक्कत है कमेंट दो भाई जल्दी से अपने। अब हम लोग बात करेंगे ये सॉल्वे प्रोसेस के बाद अगला है हमारा सोडियम Na2CO3.10H2O। इसे क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग? वॉशिंग सोडा। मतलब बड़े पॉइंट हो चुके हैं, केवल एक सीमेंट वाला पॉइंट ही हमें देखना है बस, अब तो इनके यूज वगैरह देख रहे हैं। तो यहां से क्वेश्चन बनता है वॉशिंग सोडा। ठीक है ना, इसको जब गर्म करेंगे तो क्या होगा, इसकी ये जो गर्म वाली रिएक्शन है शायद पहले भी मैं बता चुका हूं, बट इतनी इंपॉर्टेंट है कि बार बार बताते रहो जिससे बच्चे के माइंड में हैमर होता रहे। जब इसको गर्म करते हैं, सोडियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, तो आंसर है सोडियम कार्बोनेट को जब 1000 डिग्री के आसपास गर्म करते हैं तो बनता है सोडियम हाइड, मतलब सॉरी, पहले इसमें से 9 वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे। पहले स्टेप में क्या होगा, इसमें से 9 वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं। ये होता है यहां पर गर्म कर रहे हैं, इसको तो कम पे गर्म करते हैं, 200 से 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। तो पहले इसमें से Na2CO3 डॉट XH2, सॉरी, एक H2O बचेगा, 9 वाटर मॉलिक्यूल पहले स्टेप में निकल चुके हैं। हाँ या ना? इसके बाद जब इसको 500 डिग्री प्लस पे गर्म करते हैं, 500 डिग्री या 400 के ऊपर चलेगा, 400 प्लस कर देता हूं मैं, तब क्या होगा, जो
एक वाटर मॉलिक्यूल है वो भी यहां से मैदान छोड़ के भाग चुका है, तो बचा ये केवल सोडियम कार्बोनेट। अब इसको चाहे कितना भी गर्म कर दो, चाहे इसको मर्जी हो जितना गर्म कर दो, इसके बाद इसमें से क्या होगा? नो गैस, कोई गैस नहीं निकलेगी, और हम लोग नो रिएक्शन लिख देते हैं। 500 करो, 800 करो, 1000 करो, अब आगे का प्रोसेस खत्म हो गया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपसे पूछी जाती है। क्वेश्चन लैंग्वेज बदल देते हैं, सोडियम कार्बोनेट का थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे तो क्या होगा? क्वेश्चन कैसे बनेगा? देखो, बाय थर्मल डिकम्पोजिशन या हीटिंग लिख देता हूं, हीटिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट विच गैस evolved, या फिर दूसरा है इसका एक हो गया, इसका परसेंटेज लॉस इन मास आपको बताना है, मास में कितना परसेंट लॉस होगा। ठीक है ना? क्वेश्चन चेंज कर दिया, क्वेश्चन है बाय हीटिंग। बच्चा अभी तो क्या, अभी तो सामने है, इसलिए ये इस क्वेश्चन का आंसर बोलो पहले, चलो तब अगला क्वेश्चन लिखूंगा। यहां पर लिख देता हूं, गैस कौन से निकलेगी? पहला है आपका, ये लिखना क्या, सब कुछ यहाँ सामने ही है ना। एग्जाम में तो ऑप्शन आपको दे देंगे, रिएक्शन थोड़ी देंगे। यहाँ तो आपकी पूरी दुनिया सामने खोल रखी है। चलो पहले इस क्वेश्चन को करो, तब अगला क्वेश्चन की बात करेंगे हम। फटाफट दो कमेंट। नो गैस, पहले में कोई गैस नहीं निकलेगी। लॉस बाय हीटिंग ऑफ वॉशिंग सोडा, पहला। ये रहा दूसरा क्वेश्चन, चलो करके दिखाओ। तो देखो इसका आंसर तो आपके सामने है, तो आंसर है नो गैस। कोई गैस नहीं निकलने वाली है, नो गैस विल बी इवॉल्व्ड। परसेंटेज लॉस 0% लॉस होगा, कुछ है ही नहीं। फालतू टाइम पास कर रहे हैं अपन बैठ के, मेरे को पढ़ना नहीं, पढ़ाना नहीं है, तुमको पढ़ना नहीं है क्या नहीं? चलो दूसरे में क्या आंसर आएगा बच्चे? विच गैस इवॉल्व्ड, तो आंसर है नो गैस, वाटर गैस नहीं है। तो यहां पर देखो फंस गए ना आप चक्कर में, अभी के फंस गए। बोलो भाई, आ रहा है समझ में कि नहीं? फटाफट कमेंट देते रहो अच्छे बच्चों की तरह। सामने के सामने बेवकूफ बन रहे हो आप, देख लो। पानी को गैस नहीं गिनते, लॉस इन मास कितना होगा? तो आंसर है 9 वाटर मॉलिक्यूल्स लॉस। परसेंटेज में निकाल लेना, वो तो कर लोगे। वाटर के 9 मॉलिक्यूल्स निकले हैं यहां पर, ये बात आप ध्यान रखना बच्चों। क्लियर? ऐसा नहीं कि बस 10 निकाल दो। तो क्वेश्चन चेंज हो गया, बाय स्ट्रॉन्ग हीटिंग। लैंग्वेज का गेम है पूरा का पूरा, ऑफ वॉशिंग सोडा। व्हाट हैपन्स? अब की बार क्या है, मैं ऑप्शन दे रहा हूं। CO2 इवॉल्व, दूसरा
होल वाटर लॉस, तीसरा पार्शियल लॉस ऑफ वाटर, चौथा मॉलिक्यूल डिस्ट्रॉयड। ऐसे कुछ भी लिख दिया जाएगा, जल्दी से बोल दो बेटा। राजशेखर, ये नाम मैं पहली बार देख रहा हूं, तो अभी कोई नया कनेक्ट हुआ है या पुराना बच्चा है जो मेरी नॉलेज में नहीं है? क्योंकि लाइव बहुत कम बच्चे देखते हैं ना, बाद में रिकॉर्डेड देखते रहते हो आप लोग, तो ये नाम मेरे माइंड में नहीं आ रहा है एक्चुअली। कोई बात नहीं, इसके आंसर्स बोलो आप जल्दी से। CO2 वॉल्ट होगी तो आंसर है ना जी। होल वाटर लॉस होगा यस जी। पार्शियल लॉस ऑफ वाटर होगा ना जी। मॉलिक्यूल डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना जी। यहां तक होएगा, इसके बाद का कुछ नहीं होने वाला है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। तो ऐसे क्वेश्चंस ट्विस्ट होते रहते हैं। कंसेप्ट सिंपल है, बट लैंग्वेज को अगर नहीं पकड़ोगे आप एग्जाम में तो एग्जामिनर आपको पकड़ के बाहर कर देगा। तो ये ध्यान रखना, जल्दी करो। नेक्स्ट देखो फिर। आगे देखते हैं हम लोग। हमने सोडियम के कंपाउंड्स को जनरली खत्म कर लिया है जो काम काम के, ठीक है ना। अब हम लोग लेते हैं फर्स्ट ग्रुप के, तो केवल यही मेन कंपाउंड थे, ठीक है ना। अब हम लोग लेते हैं सेकंड ए ग्रुप के कंपाउंड्स की बात करते हैं। तो सेकंड ए ग्रुप के जो कंपाउंड्स हैं उनमें अगर हम देखें तो पहला है आपका जिप्सम एंड पी ए प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये हमारा पहला पॉइंट है। तो यहां को देखते हैं हम लोग फटाफट, ठीक है। जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, ये है आपका। तो ये है आपका जिप्सम। जब इसको गर्म करते हैं तो क्या होगा? तो जिप्सम को गर्म करेंगे कि नहीं करेंगे देखते हैं। और पीओपी होता है आपका CaSO4 डॉट हाफ H2O, ये भी सॉलिड है। इसी को ऐसा करके भी लिख देते हैं क्योंकि हाफ के टर्म में छोटे बच्चों को तो चलता है बट बुजुर्गों को नहीं चलता। तो ये है आपका पीओपी। पीओपी का पूरा नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्लियर हो गया? तो ये पीओपी हो गया। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट है यहां कैल्शियम सल्फेट। सिंपल नाम तो बहुत सिंपल है, लेकिन इसका एक और नाम है डेड बंट। अब ये क्या बवाल है डेड बंट आप कहोगे, है या नहीं? तो इसको सिंपल हम अपनी जाहिल लैंग्वेज में बोल देते हैं हड्डियों की राख। अब समझ में आ गया आपको, ठीक है ना। हड्डियों की जो राख होती है तो उसी को डेड बंट बोलते हैं। क्लियर हो गया?
तो ये तीन यहाँ पर कंपाउंड्स हैं जो आपको देखने हैं, इनका ही ज्ञान लेना है, यूज पता है। जिप्सम का एक और नाम है मार्बल, कॉमन नेम जिप्सम का है मार्बल। पत्थर, मार्बल की कई सारी वैरायटीज होती है, संगमरमर, ताजमहल जिसका बना हुआ है, व्हाइट मार्बल बोलते हैं, कोटा स्टोन, ग्रेनाइट। डिफरेंट कलर से कोई मतलब नहीं है, कलर तो अदर मटेरियल के कारण होता है, बट मार्बल का मतलब व्हाइट कलर का होता है, वो मेन मार्बल होता है। उसके बाद कंपोजिशन वेरी करते हैं, उसके कारण उसके कलर लाइट डार्क अलग अलग काले पीले नीले हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब मार्बल का मेजर कंस्टिट्यूएंट कैल्शियम सल्फेट डॉट ट्वाइस H2O होता है, ये उसकी स्ट्रेंथ लाने का काम करेगा। इसका मतलब मार्बल में जितना ज्यादा कैल्शियम सल्फेट और H2O होगा वो उतना मजबूत होगा, ये कॉमन बात है। कोटा स्टोन इस सब में सबसे ज्यादा हैवी काउंट होता है मजबूती के मामले में। कोटा स्टोन, कोटा एक शहर है एक्चुअली, वहां से ये बनता है मेनली, उस एरिया में सबसे ज्यादा मिलने के कारण कोटा का नाम सबने सुना है। आईआईटी और मेडिकल का ऐसा कोई बच्चा इस इंडिया में नहीं होगा जिसने ये नाम नहीं सुना होगा, है क्या नहीं। तो उस एरिया में कोटा स्टोन, कोटा ये स्टोन बनता है, इसलिए इसे कोटा स्टोन कहते हैं, ठीक है। मार्बल के लिए फेमस है, सबसे ज्यादा फेमस कौन है मार्बल का, ये ऐसे क्वेश्चन भी मिलते हैं, आप देखना इसकी थ्योरी पढ़ोगे ना एस ब्लॉक की, तो मिलेगा ग्रेनाइट या मार्बल कहां कहां इंडिया में मिलता है। चलो बोलो, थोड़ा जीके की बातें कर लें, वैसे ही पढ़ पढ़ के थक गए। बताओ, कमेंट दो जल्दी से। अरे आलसी हो, कुछ तो बोलो। चलो देखो, मोरबी में, वेरी गुड, मोरबी में बेटा बहुत कम मिलता है, खैर बता देता हूं। मार्बल की सबसे ज्यादा जो मतलब पॉपुलैरिटी है वो आपको पता है, उदयपुर, मकराना, मतलब राजस्थान में मार्बल, और दूसरा आंध्रा में। मतलब इंडिया में मार्बल के दो सबसे बड़े मतलब वो हैं, अपने नॉर्थन एरिया में या जहां पर भी इधर के एरिया में सबसे ज्यादा मार्बल मिलता है राजस्थान में। राजस्थान में उदयपुर है, राजसमंद है, मकराना, मकराना मार्बल ही बोलते हैं, संगमरमर जिसे बोलते हैं, ये व्हाइट मार्बल का मेन सोर्स यहाँ है। आंध्र प्रदेश में भी मिलता है। तो एक सीधा सा लॉजिक है, मार्बल का मतलब हार्ड स्टोन, ठीक है ना। तो मार्बल राजस्थान के एरिया में ही सबसे ज्यादा क्यों मिलता है। मोरबी जैसे बच्चे ने बोला, मोरबी में भी मिलता है, बट मोरबी में टाइल्स ज्यादा बनती है ना कि मार्बल, ठीक है ना। खैर कोई बात नहीं। तो मार्बल राजस्थान एरिया में ही सबसे ज्यादा क्यों मिलता है, पूरी इंडिया में सबसे ज्यादा मार्बल का एरिया यही है। उसका कारण है मार्बल पुराने स्टोन्स से बनता है। हिमालय वाली माउंटेन्स में मार्बल नहीं मिलेगा, अरावली वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन्स है। अरावली माउंटेन्स जो राजस्थान में है, माउंट आबू का नाम आपने सुना हुआ है, मतलब इंडिया का फेमस टूरिस्ट प्लेस है एक, ठीक है ना। तो माउंट आबू अरावली माउंटेन्स में है, और अरावली माउंटेन्स पूरे वर्ल्ड की सबसे ओल्ड माउंटेन्स है, और हिमालय तो सबसे ज्यादा यंग में से एक है। तो इसलिए आप देखो, अरावली का पत्थर देखोगे तो वो बड़े बड़े पत्थर आते हैं, जितने भी स्टोन्स हैं इस एरिया में अपने नॉर्थन में, वो उसी माउंटेन से निकलते हैं, क्योंकि वो पत्थर बहुत मजबूत होता है। आप अदर एमपी वगैरह में भी देखोगे तो विंध्याचल माउंटेन्स वगैरह है, वो उतने मजबूत पत्थर नहीं देती जितना अरावली वाला पत्थर होता है, बड़े बड़े स्टोन्स भी वहीं से निकलते हैं, क्योंकि जैसे जैसे टाइम निकलेगा वैसे वैसे पत्थर जुड़ जुड़ के और हार्ड और सॉलिड हो जाता है। लैंडस्लाइड कभी आपने सुना है कि अरावली माउंटेन्स में हो गया हो, गलती से कभी होता है। हिमालय में आपको आए दिन लैंडस्लाइड सुनने को आते हैं, कारण हिमालय माउंटेन्स नई नई है, मॉइस्चर ज्यादा है, पानी वगैरह है, पूरा उधर बर्फीला और पानी वाला एरिया है ना, तो मॉइस्चर ज्यादा है, इसके कारण क्या होता है, जो मिट्टी जुड़ के हार्ड और सॉलिड बहुत ज्यादा नहीं हो पाई, छोटे छोटे पीस होते हैं, इसलिए क्या होता है, लोड पड़ते वो फैल जाती है, और उसी को हम लैंडस्लाइड बोल देते हैं। चलो आपको देखो जीके का कितना ज्ञान दे दिया। चलो ठीक है, पढ़ते हैं अपन अपने टॉपिक पर। तो मार्वल की बातें हमने कर ली, यहां पर अब इसको देखते हैं।
पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ काम आता है? तो आप कहोगे सर डेकोरम में काम आता है, गणपति की मूर्तियां बनती है, भगवान की इतनी सारी मूर्तियां बनती है, गणपति उत्सव होता है तो बड़ी बड़ी मूर्तियां लेके आते हैं ना, बाकी और में तो छोटी छोटी चलती है, घर में ही डाल लानी होती है, तो ठीक है ना। तो वो इतनी बड़ी मूर्ति मिट्टी की अगर बना लो तो उठे ना, लेकिन पता चला कि वो तो बाहुबली स्टाइल में उठा के ले जाते हैं अपने से बड़ी मूर्ति को भी एक जना। तो इसका मतलब वो पीओपी की मूर्ति होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की। हल्का होता है लेकिन हार्ड होता है, ठीक है ना। तो घर में भी डिजाइनिंग में पीओपी करवाते हैं कि नहीं करवाते हम लोग? तो डेकोरेशन में काम आता है, मूर्ति में मूर्तियां बनाने में काम आता है, डिफरेंट डेकोरेटिव आइटम्स गिफ्ट आइटम्स में काम आता है। और इससे भी ज्यादा है, हड्डियां टूट जाती है तब प्लास्टर चढ़ने में भी काम आता है। हाँ या ना? प्लास्टर चढ़ता है कि नहीं चढ़ता? कभी आप रिपट गए तो कहीं पे झगड़ा करके आ गए तो टूट गया, हाथ पांव फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर के बाद उस पे डॉक्टर क्या करता है? पेस्ट चढ़ाता, व्हाइट व्हाइट कलर का पेस्ट चढ़ाता है। पहले दिन तो वो गीला रहता है, थोड़ा सूखता है शाम तक, दूसरे दिन थोड़ा हार्ड हो जाता है, 2 दिन बाद उसको आवाज आती है, टक टक ऐसे बजाते हैं तब, फिर उसके बाद तो मारो तब भी कुछ नहीं होता। तो ये क्या हुआ? प्लास्टर ऑफ पेरिस जो पेस्ट था आपका, वो धीरे धीरे करके क्या हो गया? हार्ड और सॉलिड हो गया। क्लियर है कि नहीं? तो अब हम बात कर रहे हैं पीओपी। पीओपी की सेटिंग को समझ रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन यही होता है, पीओपी जो आपका अभी एक्वस था, ये ओपन एयर में रखते हैं या फिर ड्राई कर रहे हैं? एक ही बात है। कई बार ड्राई करने का बोल देते हैं कि भाई ड्राई कर रहे हैं तो पीओपी किस में बदलेगा, या ओपन एयर में रख रहे तो पीओपी किस में बदलेगा, यही पूछा जाता है क्वेश्चन। जल्दी से ज्ञान दे दो। ऑप्शंस दूं? चलो, एक ऑप्शन, दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन, चौथा तो आप अपना बोले मेरे में बदल गया। ठीक है, 4 ऑप्शन है, मर्जी हो जो करो, तो आंसर इन 3 में से होगा। चौथा है ना कि भाई बदलेगा ही नहीं। जल्दी आंसर दो बच्चों, मेरा गला सूख रहा है, जब तक मैं पानी पी लेता हूं। किसमें बदलेगा? किसमें बदलेगा? देखो, आप कह रहे हो सर सर टाइम जिप्सम लिखा है इसने, बच्चे ने, बदमाश बच्चा। देखो, जनरली हम क्या करते हैं, जब ड्राई हो रहा है तो हमारा आंसर होता है कैल्शियम सल्फेट, क्योंकि जो पानी है वो भी उड़ गया। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है आपका आंसर। ड्राई करने पर क्या होगा? ये कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O में बदल जाता है, जिप्सम में बदल जाता है। क्यों? बिकॉज, कारण क्या है? आप सोचो ड्राई हो रहा है, एनवायरमेंट में रखा रखा तो उसमें से क्या हो गया? गर्म किया तो एनवायरमेंट का पानी निकल गया इसमें से, तो ये पानी निकल के इसमें बदल गया ना, बिकॉज इट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम मॉइस्चर या एनवायरमेंट। मॉइस्चर का वाटर एब्जॉर्ब करा के ये क्या हो जाता है? जिप्सम में बदल जाता है। अब आप कहोगे कि सर ज्यादा पानी आ गया तो वो तो सूखा कहां, वो तो और ज्यादा मोल्टन हो गया, सॉरी लिक्विड हो गया, कीचड़ हो जाएगा। तो आप तो कह रहे हो कि हार्ड हो गया। तो यहां पर अपन हमारे समझने की बात है, ये सॉलिड फॉर्म है, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। तो देखो, मींस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इंक्रीजेज हो गया, और सो स्ट्रेंथ ऑल्सो इंक्रीजेज। वाटर ज्यादा हो गया, क्रिस्टल वाला वाटर बढ़ गया तो स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, क्योंकि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? क्रिस्टल्स के जो गैप होते हैं ना, छोटे छोटे ऐसे, उन गैप्स के बीच में पानी आता है तो वो जो गैप को भर देता है।
तो एक मॉलिक्यूल ये रहा, दूसरा मॉलिक्यूल ये रहा, ये गैप है बीच में उंगलियों वाला, पानी ने ऐसे आके बीच में लिंक बना दिया, तो यहां गैप नहीं आएगा, मतलब दरार नहीं आएगी, टूटेगा नहीं। अब पानी ने ऐसे लिंक बना दिया, इसका मतलब उसका टूटने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, खत्म हो गई। अब यहां टूट नहीं पा रहा है, हाँ या ना, कोई दिक्कत है क्या? तो ये ध्यान रखना, सेटिंग हुई, हार्डनेस बढ़ी, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अगर कहीं पर आ रहा है तो बिंदास आप आंसर बोल देना कि मॉलिक्यूल की हार्डनेस और स्टेबिलिटी पहले से ज्यादा हो गई है। और अगर कहीं पे लिक्विड बना चुके हो आप, एक्वा सॉल्यूशन बन गया, तो फिर तो मामला बिखर जाएगा, वो अलग बात है, यहाँ है तो सॉलिड ही। क्लियर हो गया? तो सेटिंग ऑफ पीओपी जो है आपका, तो पीओपी की सेटिंग में क्रिस्टलाइजेशन वाटर ने जिप्सम बना दिया, जिससे ये पहले से भी हार्ड और सॉलिड हो गया, मतलब मार्बल की तरह हार्ड हो गया। इसीलिए जब प्लास्टर को काटते हैं तो टूटता नहीं है, काटना पड़ता बड़ी मुश्किल से। पीओपी इसी के कारण इतना हार्ड और सॉलिड हो जाता है, इसी के कारण तो अच्छा ड्राई, मैंने बता दिया है पहले, इसलिए आंसर दिया है बच्चे ने पहले, ठीक है ना, सही। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, याद है वही अच्छी बात है, नहीं तो आजकल तो बच्चा खाना खा के भूल जाता है कि क्या खाया। ठीक है, तो अब इसी के कारण क्या होता है कि जो आपके मूर्तियां वगैरह है, जैसे अभी गणपति जी की मूर्ति है, तो उनका अभी मिट्टी की मूर्ति का वो कर दिया है कि भाई मिट्टी की बनाओ, गणपति जी की ज्यादा बड़ी मूर्ति नहीं चलेगी, कारण वो पिघलती नहीं है, सॉलिड हो गई है मार्बल की तरह, तो मार्बल को पानी में डालोगे तो गलने में बहुत टाइम लगेगा, और हार्मफुल तो होता ही है, केमिकल है, तो वो एनवायरमेंट के लिए और पानी में लिविंग जो एनिमल्स है उनके लिए बेकार होता है। तो इसीलिए पीओपी के प्रोडक्ट्स को इग्नोर किया जाता है ऐसी जगह पे कि जहां पर उनको डिस्ट्रॉय करने की नौबत आ रही है। क्लियर हो गया? जल्दी से कमेंट दो बच्चों, फटाफट बोलो। चलो, तो ये हो गया, जिप्सम हो गया, इनके यूज भी मजे मजे में हमने बता दिए। आगे देखो, एक क्वेश्चन बनता है, कैल्शियम कार्बाइड CaC2, कैल्शियम कार्बाइड की जब रिएक्शन होती है नाइट्रोजन से तो क्या बनता है? मैं यहां के बजाय लिख देता हूं, चलो इसको, तो बनता है CaCN2। CaCN हॉल टू नहीं है, CaCN2, कार्बन तो एक ही है, नाइट्रोजन दो है इसमें, कार्बन तो एक ही है, साथ में नाइट्रोजन दो है, ये बन जाता है। क्लियर? और CaCN2 का जब हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, इसमें पानी डालेंगे तो क्या बनेगा? तो यहां पर CaCN2 का हाइड्रोलिसिस से क्या बन जाता है, तो पहले इसकी एक बार स्ट्रक्चर देख लो तो आपको ज्यादा इजीली समझ में आएगा। एक मिनट, सॉरी, ये है इसकी स्ट्रक्चर। अब देखो, इसका हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो इजीली समझ में आएगा आपको। ठीक है, जब इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहां से टूटेगा पहले स्टेप में, तो ये OH नेगेटिव आएगा और ये H+, क्योंकि नाइट्रोजन नेगेटिव है, कैल्शियम पॉजिटिव है। ये पहला स्टेप हुआ इसका, तो OH इधर और H+ इधर। तो जब CaCN2 का हाइड्रोलिसिस हुआ तो क्या हो गया, 2H2O आया, ये है CaCN2, जिसकी स्ट्रक्चर ये बनाई थी मैंने आपको, और इसकी स्ट्रक्चर के बाद ये बन गया। तो देखो, पहले स्टेप में लाइम वाटर अलग निकाल दो, उसको तो भगा दो,
कि भाई तू तो कोई काम का है नहीं, और पहले स्टेप में बना ये मॉलिक्यूल साथ में, ठीक है ना। अब ये मॉलिक्यूल स्टेबल है कि नहीं है, तो ये अनस्टेबल है, इसे कहते हैं CN2H2। काउंट नहीं होता, कहीं पढ़ने को भी आपको जल्दी से नहीं मिलेगा, ये अनस्टेबल है। लाइम वाटर तो स्टेबल है, ये अनस्टेबल है, तो ये कहेगा भैया अभी और पानी पीऊंगा मैं, फिर आगे टूटता है। यहां पर वही सेम बात, यहां से फिर मॉलिक्यूल टूटेगा और ये H इधर, OH इधर, यहां से तोड़ो तो H इधर और OH इधर। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये। तो क्या बन गया फाइनली, चेक कर लो। अरे सॉरी, यहां उल्टा लिख गया मैं, OH इधर। क्यों? कार्बन और नाइट्रोजन में से नाइट्रोजन इज मोर पावरफुल, तो नाइट्रोजन नेगेटिव होगा, तो नाइट्रोजन के पास कौन आएगा? पॉजिटिव पार्ट। कार्बन कंपेयर में पॉजिटिव है, तो कार्बन के पास कौन आएगा? नेगेटिव पार्ट। हाँ या ना? को डाउट है तो बोल दो। तो NH2 चेक करो, CONH2 मैंने डायरेक्ट लिख दिया, साथ में यहां जो वाटर है ना, ये 2O वाला, ये निकल जाएगा। इतनी अक्ल लगा लेना, ये H2O भी निकल जाएगा, ये OH में से। एक कार्बन पे दो या दो से ज्यादा OH ग्रुप कभी भी स्टेबल नहीं होते। इफ 2 or more than 2 OH groups are present at same carbon, then molecule never be stable। रिपीट कर देता हूं, अगर एक ही कार्बन पे 2 या 2 से ज्यादा OH ग्रुप है तो हमेशा वाटर निकाल दो। तो ये बात ध्यान रखना, एक दो प्रैक्टिस दे देता हूं। और ये मॉलिक्यूल होता है, इसे कहते हैं यूरिया। फॉर्मूला क्या हो गया? NH2CONH2, या ऐसा भी लिख सकते हैं इसे, नाम तो सुना है। तो क्वेश्चन यही था, कैल्शियम साइनामाइड का जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या बनेगा? तो आंसर है यूरिया बनेगा। उधर उसका डिटेल दे दिया मैंने, यहां पर वापस से कैल्शियम साइनामाइड का स्ट्रक्चर बना दूं जिससे आपको रहे। तो ये कैल्शियम साइनामाइड का भी पूरा ज्ञान मिल गया आपको। कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है? तो इसका स्ट्रक्चर भी कई बार पूछा जाता है, CaC2। देखो, ये है आपका कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इसमें ये है आपका कैल्शियम। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है तो बोलो। तो इसका मतलब यहां पर C2-2 है, साथ में Ca+2 है। हाँ या ना? बोलो। ठीक है, तो आपसे कई बार पूछा जाता है इसमें कि भाई कार्बन कार्बन के बीच में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है? बिटवीन कार्बन कार्बन 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। कार्बन कार्बन के बीच में 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। यह है कैल्शियम कार्बाइड। आया कि नहीं आया? अब देखो, ये कुछ इंपॉर्टेंट कार्बाइड लिख रहा हूं। एल्यूमिनियम कार्बाइड, जब इसमें हाइड्रोलिसिस कराते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मिथेन बनता है, साथ में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो आपको मिथेन से मतलब है। यहां पर कौन सी गैस निकली? मिथेन। अगर मैं यहां पर कैल्शियम कार्बाइड ले लूं, CaC2 जो ऊपर है,
उसका जब हाइड्रोलिसिस कराऊंगा, रिएक्शन कर लेना बैलेंस, जैसे ये किया है ना, ये स्ट्रक्चर है, करके देख लेना, तो यहां आएगा C2H2। बिल्कुल पोपट की तरह याद होनी चाहिए ये बातें, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ या ना? इसी तरह से अगर मान लो मैं यहां पर बेरिलियम कार्बाइड ले लूं और उसके हाइड्रोलिसिस की बात करूं, तो यहां बनेगा प्रोपाइन, ये गैस निकलेगी, साथ में बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ये 3 कार्बाइड हैं जो आपको पता होने चाहिए, बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला बॉक्स। आ रहा है कुछ समझ में? जल्दी से कमेंट देते जाओ, लेसन ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज की तरफ है, तो बोलो भाई क्या हालचाल है आपके? क्लियर हो गया? चलो आगे देखते हैं हम लोग फिर। मैंने आपको एक बात बतानी थी, वो मैं अभी समझा देता हूं, क्योंकि बाद में भी आएगा तो ये बातें आपको क्लियर होंगी, तो स्पीड बाद में बढ़ जाती है। क्या है? नोट, इफ 2 or more OH groups at same carbon, then molecule will be unstable and lose water। अनस्टेबल है तो वाटर निकल जाएगा, अगर कहीं पर भी ऐसा हो रहा है तो वाटर निकाल दो। जैसे अभी एक एग्जांपल आया था, ठीक है ना, वो वाला था, उसमें आप कर लेना। जैसे मैंने आपको कहा इस वाले मॉलिक्यूल से क्या बनेगा, चलो बताओ, इस वाले से क्या बनेगा ये बताओ आप। इस वाले मॉलिक्यूल का हाइड्रोलिसिस गर्म करने की भी जरूरत नहीं है, बिना गर्म भी निकल जाता है। इससे क्या बनेगा बताओ, और एक और दे देता हूं आपको। ये क्वेश्चंस दिया, फटाफट करके दिखाओ।
डन। पहले का CH3 वाटर निकालना है बेटा, तो गर्म करेंगे तो पानी निकलेगा। पानी कैसे निकलेगा? H2O निकाल दो, ये निकल गया H2O। तो आंसर आएगा CH3CHO। ये अनस्टेबल है और ये स्टेबल है। क्लियर हो गया बच्चे? अब ट्राई करो, मिस्टेक मत करो, ट्राई करो। अगला क्वेश्चन लिखता हूं मैं, जब तक आप करो उधर। हुआ? आंसर नहीं आया एक भी? हो गया? ठीक है, चलो मैं चेक करा देता हूं। आप चेक करो बच्चों, चेक करवा रहा हूं, ठीक है ना। यहां क्या होगा, तो इसको मैं ऐसा मान लेता हूं यहां समझाने के लिए। CH के साथ 3 OH है, 1 2 3। अब इसमें से H2O निकाल दो। तो जब गर्म करते हैं, बिना गर्म भी होएगा, तो HCOOH फॉर्मिक एसिड बन गया। क्या बन गया? फॉर्मिक एसिड बन गया। हाँ या ना? कोई डाउट? यहां पर गर्म करेंगे तो H2O निकलेगा, तो यहां पर बनेगा ये वाला प्रोडक्ट। इसे बोलते हैं हम लोग कीटोन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कीटोन। एसीटोन होता है नेल पॉलिश रिमूवर, यही होता है, ध्यान रखना। ये एसीटोन है, इसी को नेल पॉलिश रिमूवर भी बोलते हैं। ये है एसिटाल्डिहाइड। ये है फॉर्मिक एसिड। कॉमन नेम लिख रहा हूं, आपने नाम सुने हुए हैं ये सब। ये आपका एसीटोन है। इसका क्या होगा चेक करो। तो यहां कार्बन से 4 OH जुड़ रहे हैं, 1 2 3 4। और जब वाटर निकलेगा इसमें से, तो ढिंका चिका CO2 में बदल जाएगा। फॉर्मिक सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। कंसेप्ट आया समझ में बच्चों? बोल दो।
यहां पर क्या होगा, H2O निकाल दो तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CHO, ये बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन है यहां पर, इन तीन एग्जाम्पल्स को अगर गर्म करेंगे तो क्या होगा, ये है क्वेश्चन। ठीक है ना, इन तीनों को गर्म करके बताओ कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। करो एक बार, जब तक मैं यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स लिख दूं। जो पहले नाम आ चुके हैं वो नहीं लिख रहा हूं मैं यहां पर। वेराइट, VARI, वेराई, VARI। हो गया, कर लिया वो क्वेश्चन। चलो देखो, इसमें क्या होगा, जनरली हम लोग करते हैं कि यहाँ पर वाटर को निकाल देते हैं। अब पुराना ज्ञान लगाएंगे तो क्या होगा, कोई एक वाटर निकालेगा, कोई 5 निकालेगा, कोई 6 निकालेगा, कोई पूरा साफ कर देगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। क्लोराइड्स के केस में, क्लोराइड्स के केस में आप ध्यान रखना बच्चों, क्लोराइड जब होंगे तो क्लोराइड के केस में वाटर नहीं निकलता, हाइड्रोक्साइड बन जाता है, क्योंकि ये H और Cl बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं। यहाँ का H ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके HCl बना देता है। तो यहाँ पर क्या होगा, HCl बन जाएगा। कितना, तो जितना क्लोरीन है उतना HCl बनेगा, बाकी का तो पानी निकलेगा। बैलेंस कर लो बस। तो आपको कुछ नहीं करना, जितने क्लोरीन है उतने HCl बना दो, इनका ऑक्साइड बना दो, और बचा हुआ क्या होगा आपके साथ, वो पानी निकलेगा।
ठीक है ना। तो बचा हुआ आप क्या करोगे, पानी निकाल दोगे। कितना पानी निकलेगा, बैलेंस करना पड़ेगा इसको डबल, क्योंकि Al2O3 है तो 9 वाटर निकलेगा, नहीं तो वो फ्रैक्शन में रह जाएगा। तो यहां पर डबल हो गया ना, तो 6 क्लोरीन हो गया। आया कि नहीं आया, बोलो जल्दी से, कमेंट दो बच्चों। क्लियर। नेक्स्ट जो बात करते हैं हम, तो लास्ट वाले का आंसर क्या आएगा, SnCl2 का जो आंसर है वो क्या होगा। तो यहां पर SnO बनेगा, 2HCl निकल जाएगा। कोई दिक्कत है तो बोल दो, साथ में H2O निकाल दो बचा हुआ। आई थिंक बैलेंस हो गया है, चेक कर लो। बोलो, कोई दिक्कत है तो बोल दो। चले हम आगे, कमेंट देना है तो फटाफट दो। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, हीटिंग इफेक्ट, मतलब इनको गर्म करोगे तो क्या बनेगा। तो ये क्वेश्चन आपको मैंने अभी बताया। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के नेम लिख रहा हूं, ऐसा नहीं कि सारे हैं, जो अभी याद आ रहे हैं वो लिखता जा रहा हूं, कुछ पहले लिख दिए, कुछ अभी लिख रहा हूं। तो आप तो सबको एक साथ लिख देना, जैसे वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ये सब पहले लिख चुके हैं अपन, पीओपी वगैरह लिखा था ना। BERI, वेराइटा, TYA, वेराइटा वाटर, ठीक है। जैसे एप्सम सॉल्ट बहुत पॉपुलर नेम है, MgSO4.7H2O को बोलते हैं। सीजराइट, कीजेराइट जो होता है वो आपका MgSO4.H2O को बोलते हैं। याद रखने वाली चीजें ये प्रैक्टिस से होती जाएंगी। वेराइटा वाटर बेरियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं। गन पाउडर ये बोलते हैं आपका KNO3 को, पोटेशियम नाइट्रेट को। और इसी का एक और नाम होता है KNO3 का ही, इंडियन सॉल्ट पीटर, चिली सॉल्ट पीटर बोलते हैं NaNO3 को। चिली सॉल्ट पीटर बोलते हैं बच्चों NaNO3 को, और इंडियन सॉल्ट पीटर बोलते हैं आपका KNO3 को। ये कुछ ऐसे है कि पढ़ते जाओगे याद होते जाएंगे, ठीक है। बाकी देखते हैं, लेसन ऑलमोस्ट हो गया है खत्म। अब कुछ इंपॉर्टेंट नेम हम लोग देखेंगे। तो इंपॉर्टेंट नेम हम लोग देखने वाले हैं, वो अगले एपिसोड में देखेंगे। साथ में कुछ कॉमन नेम जो आएंगे वो, और एक कंपाउंड है सीमेंट, वो अगली क्लास में हमारा, लंबा है तो टाइम लगेगा, अभी हो नहीं पाएगा, टाइम इतना नहीं है, तो वो अगले एपिसोड के लिए हम लोग रखते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग बच्चों बात करेंगे डाउट सेशन की। एस ब्लॉक में जो कुछ भी एनसीईआरटी से आप देख लो, आपको लगता है ये पोर्शन बाकी है, मैं भी देख लूंगा, वैसे हो गया है, बट कहीं छोटा मोटा कुछ रह गया हो तो बोल देना, मैं कवर कर दूंगा। पहले लेसन को ऑल फुली, अभी तो मैंने कहा कि 99% हो गया है, बट 100% बाइंड अप कर देंगे। उसके बाद 100% बाइंड अप करने के बाद फिर इसकी प्रैक्टिस चलेगी। तो अगले एपिसोड में इसका प्रैक्टिस का मेजर पार्ट खत्म हो जाएगा, बट फिर भी और कुछ आपको लेना हो, आप अपने डाउट्स वगैरह ले लेना। मैक्सिमम 2 एपिसोड जाएगा ये, मैक्सिमम, ठीक है। मिलता हूं अगले एपिसोड में जल्दी ही, तब तक के लिए बाय।